सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस पर आधारित ऐसे जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। गाइस यहाँ सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारी इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेकरल। बेकरल नामक वैज्ञानिक ने की थी रेडियोधर्मिता की खोज। अगला प्रश्न है गामा किरणें किससे निकलती है। तो गामा किरणें निकलती है रेडियोधर्मी पदार्थ से। याद रखना है, गामा किरणें जो है वो रेडियोधर्मी पदार्थ से निकलती है। अगला प्रश्न, लेज़र का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका सही जवाब है चिकित्सा में किया जाता है। लेज़र का जो उपयोग है वो चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। अगला प्रश्न, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। तो वो न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। अगला प्रश्न, द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध किस समीकरण से है। तो वो है E=mc²। E=mc² है द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध। अगला प्रश्न, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो वो है नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न, प्रकाश की किरणें सीधी क्यों चलती है। तो वो माध्यम की समानता के कारण। माध्यम की समानता के कारण प्रकाश की किरणें सीधी चलती है। अगला प्रश्न, ओम का नियम किस पर लागू होता है। तो वो धातु चालक पर लागू होता है। ओम का नियम जो है वो धातु चालक पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि धारा मापने का यंत्र कौन सा है। तो विद्युत धारा को मापने का जो यंत्र है वो है एमीटर। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है एमीटर। अगला प्रश्न, 1 किलोवाट यानी कितना वाट होता है। तो 1 किलोवाट यानी होता है 1000 वाट। 1 किलोवाट जो है वो 1000 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। फाइबर ऑप्टिक्स जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न, सूर्य से आने वाली अधिकतम ऊर्जा किस रूप में होती है। तो वो होती है विकिरण रूप में। सूर्य से आने वाली अधिकतम ऊर्जा जो है वो विकिरण रूप में होती है। अगला प्रश्न, ध्वनि किस माध्यम में नहीं फैल सकती। तो वो निर्वात में नहीं फैल सकती। ध्वनि जो है वो निर्वात में नहीं फैल सकती। अगला प्रश्न, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला उपकरण कौन सा है। तो वो है जनरेटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला जो उपकरण होता है वो है जनरेटर। अगला प्रश्न, बल्ब में फिलामेंट किस धातु का होता है। तो वो होता है टंगस्टन का। बल्ब में फिलामेंट जो है वो टंगस्टन धातु का बना होता है क्योंकि टंगस्टन धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बाकी धातुओं की तुलना में सबसे अधिक है, इसलिए टंगस्टन धातु का फिलामेंट बनाते हैं बल्ब में। अगला प्रश्न है कि गति की इकाई क्या है। तो है मीटर पर सेकेंड। गति की इकाई होती है मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है शक्ति का सूत्र क्या है। तो वो है कार्य बाय समय। कार्य डिवाइडेड बाय समय होता है शक्ति का सूत्र, यानी कार्य यानी हो गया वर्क W/T यानी टाइम। अगला प्रश्न है तरंग की गति का फॉर्मूला क्या है आप दिए गए ऑप्शन में से। तो वो है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। तरंग की गति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। अगला प्रश्न, विद्युत बल का नियम किसने दिया था। तो वो था कूलम्ब। कूलम्ब ने दिया था विद्युत बल का नियम। अगला प्रश्न, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहलाता है। तो कहलाता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है, ये कहता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत।
अगला प्रश्न, बल को मापने का यंत्र कौन सा है? तो वो होता है स्प्रिंग बैलेंस। बल को मापने का एक यंत्र है, वो है स्प्रिंग बैलेंस। और भी होते हैं लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है स्प्रिंग बैलेंस। अगला प्रश्न है कि द्रव में दबाव किस दिशा में कार्य करता है? तो वो सभी दिशाओं में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि द्रव में दबाव जो है वो सभी दिशाओं में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गति। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहा जाता है। अगला प्रश्न, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो वो है 1/2 mv²। 1/2 mv² होता है गतिज ऊर्जा का सूत्र। अगला प्रश्न, स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो वो ऊंचाई और द्रव्यमान पर निर्भर करती है। स्थितिज ऊर्जा जो है वो ऊंचाई और द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, पेंडुलम की आवर्त अवधि किन पर निर्भर करती है? तो वो है लंबाई पर। पेंडुलम की जो आवर्त अवधि है वो लंबाई पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, किसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा जाता है? तो वो न्यूटन के नियम को कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगला प्रश्न है कि शून्य घर्षण होने पर वस्तु का फर्क क्या होगा? तो वो होगा कि गति करती रहेगी। शून्य घर्षण होने पर वस्तु जो है वो गति करती रहेगी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान किससे नहीं बदलता है? तो वो जो है गुरुत्वाकर्षण से नहीं बदलता है। किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो गुरुत्वाकर्षण से नहीं बदलता है। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो क्या होता है? तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती है और कुल ऊर्जा जो है वो स्थिर रहती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है कि ए बी सी तीनों सही है इसका, तो ये हो जाएगा कि सभी सही है। अगला प्रश्न है कि धातु का विस्तार किस कारण से होता है? तो धातु का जो विस्तार है वो ताप बढ़ने से होता है, यानी अगर तापमान बढ़ता है तो धातु का विस्तार होगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न होती है किससे? तो वो विभवांतर से होती है। विद्युत धारा जो है वो विभवांतर से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की गति बढ़ाने वाला कारण कौन है? तो वो है तापमान से भी ध्वनि की गति बढ़ती है, दाब से भी और आर्द्रता से भी। तो ऑप्शन नंबर जो डी सभी कहता है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि तरंग की ऊंचाई कहलाती है, क्या कहते हैं तरंग की ऊंचाई को? आयाम। तरंग की ऊंचाई को आयाम कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि परमाणु का केंद्र किससे बना है? तो वो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है परमाणु का केंद्र। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किससे? तो हाइड्रोजन के संलयन से। सूर्य की ऊर्जा हाइड्रोजन के संलयन से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न, तापीय ऊर्जा का संरक्षण किस प्रकार होता है? तो वो चालन संवहन विकिरण से होता है। तापीय ऊर्जा का जो संचरण है वो चालन संवहन और विकिरण से होता है। अगला प्रश्न है कि ठोस से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में होता ये है, अगर कोई ठोस पदार्थ है तो उसका जो रूपांतरण है, जो कन्वर्ट है वो गैस में होता है, तो इसी को कहते हैं कि ठोस का गैस में परिवर्तन है सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो वो 17.2 मीटर यानी 17.2 मीटर होनी चाहिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि की अधिकतम गति किस में होती है? तो वो लोहा में होती है। ध्वनि की जो अधिकतम गति है वो लोहा में होती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? तो ध्वनि उत्पन्न होती है कंपन से। याद रखना है, ध्वनि उत्पन्न होती है कंपन से। अगला प्रश्न है, बल गुणिला समय इक्वल्स टू क्या होगा? तो वो होता है संवेग। बल गुणिला समय बराबर संवेग होता है। अगला प्रश्न है कि संवेग का संरक्षण किस पर निर्भर करता है? तो वो बाहरी बल न लगने पर निर्भर करता है।
संवेग का जो संरक्षण है वो बाहरी बल न लगने पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि तापीय ऊर्जा की इकाई क्या है, तो वो है जूल। तापीय ऊर्जा की इकाई है जूल में। अगला प्रश्न है कि कांच का अपवर्तनांक अधिक होने का कारण क्या है, तो वो प्रकाश की गति कम होना और माध्यम का घनत्व अधिक होना। तो ऑप्शन नंबर जो सी दोनों है इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय संलयन में कौन सी ऊर्जा निकलती है, तो वो ऊर्जा जो निकलती है वो है ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, ये तीनों ऊर्जा निकलती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि बिजली का बल्ब सबसे पहले किसने बनाया, तो वो थे थॉमस एडिशन। थॉमस एडिशन ने बनाया था बिजली का बल्ब। अगला प्रश्न है कि पंखे में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा कौन सी है, तो वो है विद्युत ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा, ये दोनों है। तो ऑप्शन नंबर जो सी कहता है कि दोनों, ए और बी दोनों इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पिच का अर्थ क्या है, तो पिच का अर्थ होता है आवृत्ति। पिच का जो अर्थ होता है वो आवृत्ति होता है। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, तो जो प्रकाश की दिशा बदलती है, गति बदलती है और तरंगदैर्घ्य बदलती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका आंसर सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि बल्ब में फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका जो गलनांक है अधिक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए टंगस्टन धातु का उपयोग हम फिलामेंट में करते हैं। अब अगला प्रश्न है परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो सिद्धांत है नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका सही जवाब है पास्कल का सिद्धांत। हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दाब का सूत्र क्या है, तो दाब का जो सूत्र होता है वो होता है बल डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल। बल डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल, यानी हो गया है न्यूटन। बल का जो यूनिट है वो न्यूटन है, क्षेत्रफल हो गया mm², तो ये हो जाएगा न्यूटन पर mm² है दाब का सूत्र, या इसका या यूँ कहे कि उसकी इकाई हो गई न्यूटन पर mm²। नेक्स्ट, पानी में बर्फ़ क्यों तैरती है, तो वो उसका घनत्व कम होता है, क्योंकि जो पानी है पानी का घनत्व बर्फ़ की तुलना में ज़्यादा होता है, या यूँ कहें कि बर्फ़ का घनत्व कम होता है, इसलिए वो पानी में तैरता है। अगला प्रश्न है कि किस तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है, तो गाइस वो रेडियो तरंग है जिसकी जो लंबाई है वो सबसे अधिक होती है। ये पॉइंट याद में रख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय ध्रुवों को अलग किया जा सकता है या नहीं, तो नहीं किया जा सकता। चुंबकीय ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। अब अगला प्रश्न है कि वह तरल पदार्थ जो ऊष्मा का अच्छा चालक है, दिए गए ऑप्शन में से वह तरल पदार्थ जो कि ऊष्मा का अच्छा चालक है, तो वो है पारा। पारा जो है वो ऊष्मा का अच्छा चालक है, यानी मर्क्यूरी। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है, तो जो प्रकाश का रंग है वो निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर और आवृत्ति पर। तो ऑप्शन नंबर ए और सी इसका सही जवाब है, तो हो जाएगा दोनों ए और सी राइट जवाब। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का वेग शून्य होने पर भी कार्य हो सकता है क्या, तो हाँ हो सकता है यदि बल कार्य करे, हो सकता है यदि बल कार्य करे तो। अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित होती है कैसे, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अगला प्रश्न है कि बिजली के झटके से बचने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो वो प्रयोग किया जाता है अर्थिंग का, इंसुलेटर का और फ्यूज का। तो ऑप्शन नंबर जो डी सभी इसका जवाब हो जाएगा, अर्थिंग, इंसुलेटर और फ्यूज। अगला प्रश्न है कि जेट विमान किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो है न्यूटन का तीसरा नियम। जेट विमान जो है वो न्यूटन के तीसरे नियम पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि किस प्रक्रिया में ऊष्मा बिना माध्यम के संचरित होती है, तो विकिरण में। विकिरण प्रक्रिया में ऊष्मा बिना माध्यम के संचरित होती है। अगला प्रश्न,
ध्वनि तरंगों की आवृत्ति की इकाई क्या है? तो इसका राइट जवाब है हर्ट्ज। ध्वनि तरंगों की आवृत्ति की जो इकाई है वो होती है हर्ट्ज। अगला प्रश्न है कि कौन सा यंत्र पृथ्वी की कंपन को मापता है? तो वो यंत्र है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ वो यंत्र है जो पृथ्वी की कंपन को मापता है। अगला प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा पदार्थ ईंधन के रूप में प्रयोग होता है? तो वो यूरेनियम है। यूरेनियम है जो नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन की तरह उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है कि चुंबक तत्व की खोज किसने की? तो की थी हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने की थी चुंबक तत्व की खोज। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की ऊर्जा पवन चक्की में प्रयुक्त होता है? तो वो पवन ऊर्जा है जो कि पवन चक्की में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है कार्य की ऐसा इकाई क्या है? तो कार्य की ऐसा इकाई होती है जूल में। कार्य की जो ऐसा इकाई है वो है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल की ऐसा इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन। बल की जो ऐसा इकाई है वो है न्यूटन। अगला प्रश्न ऊर्जा की ऐसा इकाई क्या है? तो ऊर्जा की ऐसा इकाई होती है जूल में। ऊर्जा की जो ऐसा इकाई है वो है जूल। अगला प्रश्न है कि दाब की ऐसा इकाई क्या है? तो दाब की ऐसा इकाई होती है पास्कल। याद रखना है दाब की जो ऐसा इकाई है वो पास्कल। एक पास्कल यानी होता है 1 N/mm²। सो दाब का जो फॉर्मूला बनता है वो है N/mm²। याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति क्या है? तो प्रकाश की गति होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है प्रकाश की गति। अगला प्रश्न वायु में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है? तो वो होती है 343 मीटर पर सेकेंड। वायु में ध्वनि की गति जो होती है वो होती है 343 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा की ऐसा इकाई क्या है? तो वो होती है जूल में। ऊष्मा की ऐसा इकाई है जूल। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की ऐसा इकाई क्या है? तो राइट जवाब है एम्पियर। विद्युत धारा की जो ऐसा इकाई होती है वो होती है एम्पियर में। अगला प्रश्न है कि बल का फॉर्मूला क्या है? तो उसका फॉर्मूला है द्रव्यमान इंटू यानी मल्टीप्लाइड बाय त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण ये है बल की फॉर्मूला। घनत्व का सूत्र क्या है? तो घनत्व का जो सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान बाय आयतन। द्रव्यमान बाय आयतन यानी मास बाय मीटर क्यूब यानी आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरुत्व त्वरण का मान क्या है यानी गुरुत्वाकर्षण का मान क्या है? तो वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है गुरुत्वाकर्षण का मान। अगला प्रश्न है कि परावर्तन का नियम किस पर लागू होता है? तो वो लागू होता है प्रकाश तरंगों पर, ध्वनि तरंगों पर और जल तरंगों पर। तो ऑप्शन नंबर जो डी कहता है कि सभी पर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है? तो वो जो छवि है वो आभासी और सीधी होती है। दर्पण में बनने वाली जो छवि है वो है आभासी और सीधी। ऊष्मा का प्रवाह कैसा होता है यानी किस ओर होता है? तो वो होता है अधिक ताप से कम ताप की ओर। ऊष्मा का जो प्रवाह है वो अधिक ताप से कम तापमान की ओर होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का अपवर्तक किस कारण होता है? तो वो माध्यम परिवर्तन से। प्रकाश का जो अपवर्तन है वो माध्यम परिवर्तन से होता है। अगला प्रश्न है कि वाहन में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो वो है उत्तल दर्पण। वाहन में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है ऊष्मा मापने का यंत्र कौन सा है? तो वो है थर्मामीटर। थर्मामीटर का प्रयोग हम ऊष्मा मापने के लिए करते हैं, यूँ कहे कि तापमान मापने के लिए। अगला प्रश्न है विद्युत विभव की ऐसा इकाई क्या है? तो वो है वोल्ट में। विद्युत विभव की ऐसा इकाई होती है वोल्ट में। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय रेखाएं किस दिशा में जाती है? तो वो जाती है उत्तर से दक्षिण की तरफ।
चुंबकीय रेखाएं जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का प्राकृतिक चुंबक कौन है? तो उसका प्राकृतिक चुंबक पृथ्वी स्वयं है। पृथ्वी का प्राकृतिक चुंबक जो है वो पृथ्वी स्वयं है। अगला प्रश्न है कि ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम होता है V इक्वल्स टू आई इंटू आर। V इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है ओम का नियम। अगला प्रश्न, विद्युत शक्ति की SI इकाई क्या है? तो वो होती है वाट। विद्युत शक्ति की SI इकाई है वाट। अगला प्रश्न, 1 वाट यानी कितना? तो 1 वाट यानी होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 वाट यानी होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है कि रडार में किस तरंग का प्रयोग होता है? तो वो होता है माइक्रोवेव का। रडार में माइक्रोवेव तरंग का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य। ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य। अगला प्रश्न है कि वायुदाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो वो है बैरोमीटर। वायुदाब जो है वो बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न, बिजली का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है फ्रैंकलिन। बिजली का जो आविष्कार है वो फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला प्रश्न है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो वो है प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत प्रक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया की समान व विपरीत प्रक्रिया होती है, ये कहता है न्यूटन का तीसरा नियम। अगला प्रश्न है कि कार्य का फॉर्मूला क्या है? तो वो है बल मल्टीप्लाइड बाय दूरी। बल मल्टीप्लाइड बाय दूरी इक्वल्स टू कार्य। अगला प्रश्न है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वो उत्प्लावन बल से संबंधित है आर्किमिडीज का सिद्धांत। अगला प्रश्न है कोणीय संवेग किसका गुण है? तो वो गुण है घूर्णनशील पिंड का। कोणीय संवेग जो है वो घूर्णनशील पिंड का गुण है। अगला प्रश्न है कि जड़त्व किसका गुण है? तो वो द्रव्यमान का गुण है। जड़त्व जो है वो द्रव्यमान का गुण होता है। अगला प्रश्न है उछाल बल क्यों लगता है? तो वो द्रव के भार से। उछाल बल जो है वो द्रव के भार से लगने वाला बल है। अगला प्रश्न है प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसका अध्ययन कहलाता है प्रकाशिकी। प्रकाश का अध्ययन कहलाता है प्रकाशिकी। अगला प्रश्न है कि वस्तु का भार कहाँ सबसे कम होगा? तो वो पृथ्वी के केंद्र पर सबसे कम होगा वस्तु का भार। अगला प्रश्न है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो वो प्रकीर्णन से आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है ध्वनि सबसे तेज किस में चलती है? तो वो ठोस में। ध्वनि सबसे तेज चलती है ठोस में। अगला प्रश्न ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है? तो वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि का जो पिच है वो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी तरंग निर्वात में नहीं चलती है? तो वो है ध्वनि की जो तरंग होती है वो निर्वात में नहीं चलती है। अगला प्रश्न है ओजोन परत किसे रोकती है? तो वो पराबैंगनी किरणों को रोकती है ओजोन परत। याद रखना है ओजोन जो है हमें पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा दिलाती है, यानी वो पराबैंगनी करने को रोकने का काम करती है। अगला प्रश्न है एक्सरे की खोज किसने की? तो वो रोटेंजन ने की थी। एक्सरे की खोज जो है वो रोटेंजन नामक वैज्ञानिक ने की थी। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि दूरी मापने का यंत्र कौन सा है? तो जो दूरी मापने का यंत्र है वो है ओडोमीटर। दूरी मापने का यंत्र है ओडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का सिद्धांत। अगला प्रश्न है परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वो परमाणु दोलन पर कार्य करती है। परमाणु घड़ी जो है वो परमाणु दोलन पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो वो है
डेसिबल में। ध्वनि की तीव्रता की जो इकाई है वो है डेसिबल। अगला प्रश्न है थर्मामीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? तो वो है पारा यानी मर्क्यूरी। थर्मामीटर में मर्क्यूरी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का मात्रक है। अगला प्रश्न है कि रेडियो तरंगों की खोज किसने की? तो राइट जवाब है हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने की थी रेडियो तरंगों की खोज। अगला प्रश्न है कि लेजर का पूरा नाम क्या है? तो वो है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन है लेजर का पूरा नाम। अगला प्रश्न है कि न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? तो वो जड़त्व से संबंधित है। न्यूटन का पहला नियम है जड़त्व से संबंधित। अगला प्रश्न नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो वो नाभिकीय संलयन या विखंडन से प्राप्त होती है नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की जो तीव्रता है वो निर्भर करती है आयाम पर। ध्वनि की तीव्रता उसके आयाम पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो वो इकाई है केल्विन में। तापमान की जो एसआई इकाई है उसे हम केल्विन में मापते हैं। अगला प्रश्न है कि पारे का क्वथनांक कितना होता है? तो वो है 357 डिग्री सेल्सियस होता है उसका क्वथनांक। अगला प्रश्न है कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वो गैस है आर्गन गैस जो कि बिजली के बल्ब में भरी जाती है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो वो द्रव्यमान और वेग पर। किसी वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि परमाणु में ऋणात्मक आवेश कौन वहन करता है? तो वो इलेक्ट्रॉन वहन करता है। परमाणु में ऋणात्मक आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन वहन करता है। अगला प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो वो है ओम। विद्युत प्रतिरोध की जो एसआई इकाई होती है वो होती है ओम में। अगला प्रश्न है कि चुंबक के समान ध्रुवों के बीच क्या होता है? तो वो होता है विकर्षण। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होता है विकर्षण। अगला प्रश्न है प्रकाश का अपवर्तन किस नियम से संबंधित है? तो वो स्नेल का नियम है। प्रकाश का जो अपवर्तन है वो स्नेल के नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि वह बिंदु जहाँ प्रकाश किरणें मिलती है वह क्या कहलाता है? तो वह फोकस कहलाता है। वह बिंदु जहाँ प्रकाश किरणें मिलती है वो फोकस कहलाता है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? तो वो तापमान और माध्यम पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो गति है वो तापमान और माध्यम पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है कि दर्पण का वह भाग जो चमकाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परावर्तक सतह। नेक्स्ट, लेंस की फोकल दूरी किस में मापी जाती है? तो वो मीटर में मापी जाती है। लेंस की फोकस दूरी जो है वो मीटर में मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि चुंबक का कौन सा ध्रुव पृथ्वी के उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है? तो वो दक्षिण ध्रुव है जो कि उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है। अगला प्रश्न, वह पदार्थ जो विद्युत का अच्छा चालक है? तो दिए गए ऑप्शन में से वो है तांबा। तांबा जो है वो विद्युत का अच्छा चालक है। जूल का नियम किससे संबंधित है? तो वो ऊष्मा से संबंधित है। जूल का जो नियम है वो ऊष्मा से संबंधित नियम है। अगला प्रश्न है कि कौन सी किरणें चिकित्सीय उपयोग में आती है? तो एक्सरे किरणें हैं जिसका उपयोग हम चिकित्सा के क्षेत्र में करते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र का लेंस किस प्रकार का होता है? तो वो होता है उत्तल लेंस। मानव नेत्र का जो लेंस है वो होता है उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न है कि मृगतृष्णा किस कारण होती है? तो वो अपरिवर्तन के कारण होती है मृगतृष्णा। अगला प्रश्न है कि वह उपकरण जो ध्वनि रिकॉर्ड करता है? तो इसका सही जवाब है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन है जो कि ध्वनि को रिकॉर्ड करता है। अगला प्रश्न है ऊष्मा किस प्रकार से संचरित होती है? तो वो होती है चालन, संवहन और विकिरण से होती है ऊष्मा संचरित।
नेक्स्ट, प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे कम होता है? तो वो कांच में। प्रकाश का वेग जो है वो कांच में सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी तरंगे रेडियो संचरण में उपयोग होती है? तो वो रेडियो तरंगे है जो कि रेडियो संचार में उपयोग आती है। अगला प्रश्न है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो न्यूटन के तीसरे लॉ पे काम करता है, रॉकेट का सिद्धांत, रॉकेट। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो वो यंत्र है डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला जो यंत्र है वो है डेसिबल। अगला प्रश्न है कि आकाश में इंद्रधनुष किस कारण दिखता है? तो उसका कारण है अपरिवर्तन और परावर्तन दोनों की वजह से आकाश में इंद्रधनुष दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि बिजली के बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि उसका जो गलनांक है वो अधिक होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे अधिक होता है, इस वजह से टंगस्टन धातु का प्रयोग हम बल्ब में करते हैं। अगला प्रश्न है कि वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? तो वो समानांतर क्रम में, वोल्ट मीटर को सर्किट में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है कि गैल्वेनोमीटर क्या मापता है? तो वो धारा की दिशा और तीव्रता को मापता है। गैल्वेनोमीटर जो है वो धारा की दिशा और तीव्रता को मापता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का स्रोत कौन है? तो दिए गए ऑप्शन में से सूर्य भी है, दीपक भी है और तारा भी है। तो ऑप्शन नंबर जो डी हमारा कहता है सभी, इसका सही जवाब हो जाएगा। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।